हेलो दोस्तों, आर ओ 2023 के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम के तहत ये आपकी 20वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग परिपत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट का मतलब है कि हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे, इसके महत्व को देखेंगे, फिर इसके प्रारूप को देखेंगे और फिर इसके लिखित उदाहरण को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो परिपत्र की परिभाषा को समझने से पहले आपको समझना होगा परिपत्र शब्द के बारे में, ताकि आप परिपत्र शब्द के बारे में अगर समझ गए तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा को समझ पाएंगे। देखो, जो परिपत्र शब्द है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपका हो गया परि और दूसरा हो गया पत्र। ठीक है। अब पत्र तो सभी जानते हैं क्या होता है। अभी तक इतने आप मेरे साथ पत्र पढ़ के चले आए हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय विज्ञप्ति, अनुस्मारक। तो अब आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि पत्र क्या होता है। अब यहाँ पर जो आगे परि जो लगा है परि, तो अब आप थोड़ा सा याद करिए, जब आप पर्यावरण पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही लिखा होता है कि जो पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। ठीक है। तो वहां पर जो पर्यावरण का मतलब होता, सॉरी, वहां पर जो परि का ये मतलब होता था वो होता था चारों ओर। ठीक है, चारों ओर। तो जो इस परि का मतलब है वो ही इस परि का मतलब है, यानी कि इसका मतलब भी क्या है, चारों ओर। और पत्र आपको पता ही है। तो अब जो इस शब्द की परिभाषा या फिर अर्थ समझ में आ रहा है वो ये है कि ये कोई ऐसा पत्र होगा जो चारों तरफ भेजा जाता हो। ठीक है। तो वास्तव में परिपत्र एक ऐसा ही पत्र होता है जो चारों तरफ भेजा जाता है। अब चारों तरफ का मतलब यहां पर क्या हो गया, चारों तरफ का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा प्रेषिती, यानी कि जो पत्र भेजा जाएगा वो एक लोगों से अधिक को भेजा जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा को समझिए। आपने शब्द का मतलब तो समझ ही लिया। ठीक है। और अब आपको कंफर्म भी हो गया होगा कि आखिर ये परिपत्र होता क्या है। तो परिपत्र, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक से अधिक प्रेषितियों को भेजा जाता है। तो साधारण भाषा में समझें कि कोई भी पत्र, चाहे वो शासकीय पत्र हो, अर्धशासकीय पत्र हो, कार्यालय आदेश हो, ज्ञाप हो, ठीक है, अगर कोई भी पत्र एक से अधिक प्रेषितियों को भेजा जा रहा है तो उसे परिपत्र कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि समान प्रकार की सूचना होती है। तो अब इन्हीं सबको आधार बनाकर आप इसकी परिभाषा को देखिए। देखो, परिपत्र पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी शासकीय कार्य विभाग से संबंधित समान सूचना, जैसे कि मैंने कहा ना, कोई समान सूचना अगर एक से अधिक प्रेषितियों को प्रेषित करनी हो तो फिर परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वही हो गया, परिपत्र पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी शासकीय कार्य विभाग से संबंधित समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि को सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। और साधारण शब्दों में कहें तो जब कोई शासकीय व अशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय आदेश एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो इसे परिपत्र कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि परिपत्र पत्र आलेखन का वह प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी शासकीय कार्य विभाग से संबंधित समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि को सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो जब कोई शासकीय या अर्धशासकीय या कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञाप एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे परिपत्र कहते हैं। तो ये आपकी हो गई परिभाषा और समझ में भी आ गया होगा कि परिपत्र क्या होता है।
अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं तो चीजें आपके सामने और क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहली बात तो परिपत्र को जारी कौन करता है, यानी कि इस मामले में प्रेषक कौन होता है। तो परिपत्र को सदैव एक पद के द्वारा या फिर एक पदाधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। ठीक है, प्रेषिती को सदैव एक पद, जो शासकीय पद होता है या जो अधिकारी होता है, उसके स्तर से जारी किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी अभी मैंने आपको बताया कि जो परिपत्र है वो एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है। तो दूसरी इसकी विशेषता क्या हो गई कि जो परिपत्र है वो एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है। उसके बाद अगर इसके संचालन की बात करें तो परिपत्र का जो संचालन है वो एक आयामी होता है, क्योंकि सामान्यतः इसका प्रयोग किसी सूचना, निर्देश या फिर आदेश को सिर्फ देने के लिए होता है, उस पर किसी भी प्रकार के प्रत्युत्तर की अनिवार्यता नहीं होती है। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो तो इसका संचालन क्या होता है, द्वि-आयामी भी हो सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप यही लिखकर आए कि सामान्यतः इसका संचालन एक आयामी होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में द्वि-आयामी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जो परिपत्र होता है उसका कोई नियत प्रारूप नहीं होता है। जिस तरीके से आपने मेरे साथ अनुस्मारक में पढ़ा था कि उसका कोई नियत प्रारूप नहीं था, उसे चाहे शासकीय पत्र के रूप में लिखिए जैसी मांग हो या जिस प्रकार का मूल पत्र गया हो। ठीक है, जैसे अनुस्मारक था उसका भी कोई अपना प्रारूप नहीं होता था, इसी तरीके से परिपत्र होता है। ठीक है, इसका भी अपना कोई नियत प्रारूप नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार इसको पत्र आलेखन के विभिन्न प्रारूपों में लिखा जाता है, जैसे कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप आदि। ठीक है, अब देखो इसकी जो विषय वस्तु है, जो इसकी भाषा शैली है, तो जब देखो इसका प्रारूप नहीं होगा तो फिर इसकी कोई विषय वस्तु भी नहीं होगी अपनी, मतलब, और ना कोई अपनी भाषा शैली होगी। क्यों? क्योंकि ये जिस भी प्रारूप में लिखा जाएगा उसी की भाषा शैली और विषय वस्तु को ये अनुसरण कर लेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी विषय वस्तु और इसकी भाषा शैली भी इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे पत्र आलेखन के किस प्रारूप में लिखा जा रहा है। अगर शासकीय पत्र के रूप में लिखा जा रहा है तो इसकी भी भाषा शैली कैसी हो जाएगी, शासकीय पत्र जैसी हो जाएगी। विषय वस्तु कैसी होगी, जो शासकीय पत्र की होती है। अगर इसे कार्यालय आदेश के रूप में लिखा जा रहा है तो इसकी भाषा शैली कैसी हो जाएगी, कार्यालय आदेश जैसी, यानी कि आदेशात्मक। विषय वस्तु जो कार्यालय आदेश की विषय वस्तु होती है उस रूप में इसकी विषय वस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के परिपत्र की विशेषताएं हो गई। मैं शॉर्ट में इनको फिर से समझा देता हूं कि जो परिपत्र होता है वो किसी पद या फिर पदाधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। परिपत्र एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है। सामान्यतः इसका संचालन एक आयामी होता है, क्योंकि इसका प्रयोग सूचनाओं, निर्देशों या फिर आदेशों को देने के लिए होता है और उस पर किसी भी प्रकार के प्रत्युत्तर की अनिवार्यता नहीं होती है। उसके बाद इसका अपना कोई नियत प्रारूप नहीं होता है। इसे पत्र आलेखन के विभिन्न प्रारूपों जैसे कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश आदि के रूप में लिखा जाता है। इसकी विषय वस्तु और भाषा शैली भी इस बात पर निर्भर करती है कि इसे पत्र आलेखन के किस प्रारूप में लिखा जा रहा है। आप वहां पर उदाहरण देके लिख भी सकते हैं कि अगर एक परिपत्र को कार्यालय आदेश के रूप में जारी किया जा रहा है तो उसकी भाषा शैली और विषय वस्तु भी कार्यालय आदेश के समान होगी। तो ये आपकी विशेषताएं हो गई। अब परिपत्र के महत्व को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका महत्व क्या हो गया। थोड़ा सा अगर आपको परिपत्र के बारे में पता है तो महत्व तो आप तुरंत लिख लेंगे। देखो, समान प्रकार की सूचनाओं को एक साथ कई प्रेषितियों को भेजने का ये सबसे सरल माध्यम है। एक महत्व इसका ये हो गया। दूसरा,
परिपत्र के माध्यम से कार्यालयी जो व्यवहार होता है, जो शासकीय कार्य व्यवहार होते हैं उनमें एक रूपता आती है। अब एक रूपता कैसे आएगी कि जब समान सूचना सबको किसी संदर्भ में प्रेषित की जाएगी तो लाजमी सी बात है कि शासकीय कार्य व्यवहार में एक रूपता आएगी ही। ठीक है। उसके बाद परिपत्र के माध्यम से समय, श्रम और संसाधनों की बचत होती है। जैसे कि मान के चलिए अगर किसी राज्य के सचिव को, ठीक है, और किसी राज्य के सचिव को अपने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अगर कोई पत्र भेजना होता तो अगर परिपत्र की व्यवस्था ना होती तो क्या होता कि सबको व्यक्तिगत रूप से अलग अलग पत्र भेजना पड़ता। लेकिन परिपत्र के माध्यम से क्या होता है कि आप बस वहां पर सीधा डाल दीजिए समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, और ये बन गया परिपत्र और उसी की कॉपी सबके पास पहुंचती चली जाएगी। जैसा कि आपने परिभाषा में भी पढ़ा कि कैसे होता है, प्रतिलिपियों के माध्यम से। प्रतिलिपि मतलब होता है कॉपी, ठीक है। तो इसी कारण समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और संसाधन की भी बचत होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेपर नहीं लगता है। और श्रम की बात करिए तो सबको अलग अलग भेजना नहीं पड़ता है, एक ही बार में काम हो जाता है। सबके लिए अलग अलग लिखना नहीं पड़ता है, तो समय की भी बचत होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद परिपत्र के माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार में भी तेजी आती है, क्योंकि एक समान सूचनाओं का प्रेषण इसके माध्यम से बड़ी ही तेजी से होता है। तो ये परिपत्र की विशेषताएं हो गई। अब इसके प्रारूप को देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसका कोई नियत प्रारूप नहीं होता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण पेश किया गया है प्रारूप का, वो परिपत्र शासकीय के रूप में दिखाया गया है। तो आप सभी को पता है कि शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। बस इसको परिपत्र बनाने के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स पर फोकस करना है। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर फोकस कीजिए। शासकीय पत्र में आप लोग डालते थे पत्र संख्या, ठीक है, या फिर पत्रांक। यहां पर सीधा डला होता है संख्या, ठीक है। तो एक चेंज ये हो गया, यहां पर सीधा डला होगा संख्या। तो आपको अगर परिपत्र शासकीय के रूप में अपना प्रारूप दिखाना है तो यहां पर इस प्रकार आप संख्या को लिखेंगे। बाद बाकी प्रेषक बिल्कुल सेम रहेगा। अब जो अंतर आएगा वो आएगा प्रेषिती वाले कॉलम में। और इसमें क्या होगा कि वहां पर क्या होता था, नाम होता था या फिर पद, जो कोई भी हो पद होता था वहां पर। तो यहां पर क्या होता है, समस्त पद, क्योंकि ये एक से अधिक पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। अगर ये शासकीय पत्र होता तो यहाँ पर पद होता है, लेकिन पद के आगे अगर परिपत्र है तो यहाँ पर समस्त लगा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर समस्त पद हो गया, यहाँ पर संख्या हो गई, बाद बाकी सभी चीजें सेम है। फिर आइए यहाँ पर विषय में। तो विषय में आप देखेंगे जिस प्रकार से अनुस्मारक में होता था कि कोई भी विषय लिखा फिर उसके के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र, तो यहाँ पर होता है के संदर्भ में परिपत्र। बाद बाकी सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल शासकीय पत्र के तरीके से हो गया। तो 3 चेंजेस हैं, एक संख्या, समस्त पद और के संदर्भ में परिपत्र। ठीक है, तो ये हो गया प्रारूप। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने को कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आप शासकीय पत्र के प्रारूप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बस परिपत्र के लिए क्या क्या चेंज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब परिपत्र का एक लिखित उदाहरण भी देख लें। तो ये देखिए आपके सामने कार्यालय आदेश को परिपत्र के रूप में लिखा गया है। बस यहाँ पर जो ये संख्या है ये आपको दिख रही होगी, ये परिपत्र को मेंशन करती है, बाद बाकी सभी चीजें सेम हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको बस कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र को बहुत अच्छी तरीके से अगर जानते हैं तो परिपत्र को लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपने परिभाषा को देखा, उसके बाद विशेषताओं को देख लिया,
उसके बाद परिपत्र की महत्व को देख लिया, प्रारूप को देखा और उदाहरण को देख लिया। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी क्लासेस को देखिए। मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्लास नहीं देख रहे हैं, मतलब 50% बच्चे तो देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग बिना नोट्स पढ़े और बिना क्लास देखे उत्तर लेखन कर रहे हैं, तभी उनके में बहुत सी गलतियां बार बार निकल रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग क्लास को बड़े ही आराम से देखिए, चीज़ों को समझिए और ये प्रारूप में जरूर समझने का प्रयास किया करिए। मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि कहाँ पर कितना गैप देना है, कहाँ से किस चीज़ को स्टार्ट करना है और कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। बहुत बार आप लोग क्या करते हैं, भवदीय को यहीं लिख देते हैं सीधा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर स्पेस देके, इतना गैप देके तब नीचे लिखा जाता है। और संलग्नक और भवदीय को बिल्कुल एक पैरेलल लाइन में लिखा जाता है। बहुत बार ये होता है आपका संलग्नक यहाँ होता है, भवदीय यहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सही लिखने से काम नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा, सही तो लिखना ही है और सही तरीके से भी लिखना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।